हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका QCS के अंदर। और आज हम QCS के अंदर एक यूनिट करने वाले हैं और उस यूनिट का नाम है बायोमोलिक्यूल्स। मैं आज आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से, बहुत इजी तरीके से बायोमोलिक्यूल्स को इस लेक्चर के अंदर कराने वाला हूं। बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लिविंग लाइफ के अंदर हम यूज करते हैं या जिन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम लिविंग हैं या हमारा लिविंग सिस्टम चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन CBSE के अंदर भी पूछे जाते हैं, एग्जाम्स के अंदर, नीट में भी उससे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, JEE मेंस के अंदर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं वो सारे टॉपिक्स आज के इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करूंगा। ये लेक्चर आप पूरा देखें ताकि इस टॉपिक को जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा अभी यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स भी बोलते हैं। एक एक करके मैं आपको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। बेझिझक होकर के आप इस चीज को देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और बायोमोलिक्यूल में भी जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। राइट स्टूडेंट्स, अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोल सकते हैं हम, वो मैं आपको बता देता हूं। या तो आप कार्बोहाइड्रेट्स बोल दीजिए या आप सैकेराइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैकेराइड्स। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स और सैकेराइड्स होते क्या हैं? मैं आपको बहुत सिंपल सी एक चीज बताऊं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स जो कंटेन करें, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स which contains क्या कंटेन्स करें? एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम कार्बोहाइड्रेट या सैकेराइड्स बोलते हैं। अब इस डेफिनेशन में भी मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूं, जो मैं आपको टॉपिक को आगे डिटेल में जब बताऊंगा तो मैं वहां आपको वो चीज दिखाऊंगा कि ये मैंने क्यों ऐड किया। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। कौन से? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब यहां पर मैंने एक वर्ड यूज कर दिया। क्या यूज किया? पॉलीहाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी, अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्सी की, तो यहां देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप कौन सा होता है? हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है बॉन्ड OH। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। अगर ये बहुत सारे हों, बहुत सारे मतलब 3 से ज्यादा अगर होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी बोलेंगे। बिल्कुल सही समझे आप। यहां पर मैं उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। कौन से? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स जो क्या कंटेन करें? वो कंटेन करने चाहिए एल्डिहाइड्स और कीटोन ग्रुप। उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको, उस एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। पहले आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि हम कार्बोहाइड्रेट्स या सैकेराइड्स किन्हें बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स विच कंटेन्स एल्डिहाइड्स एंड कीटोन ग्रुप्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स या सैकेराइड्स बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप क्या उसके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, या कई बार क्या होता है विच ऑन, आप इस डेफिनेशन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, और कंपाउंड्स, देखिए यहां पर इस डेफिनेशन को और यहां से स्टार्ट करते हैं, और
compounds which produce such units on hydrolysis। मतलब या तो आप ये कहें कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जो क्या कंटेन करे, एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप कंटेन करे, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उन कंपाउंड्स को भी आप कार्बोहाइड्रेट्स बोल सकते हैं जो इस तरह के ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड को क्या करे, प्रोड्यूस करे। कब प्रोड्यूस करे, वो हाइड्रोलिसिस होने पर इस तरह के पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, तो भी हम उसे क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स और सैकेराइड्स बोलेंगे। मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, और एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं ग्लूकोज का। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, C6H12O6, राइट। ये क्या है, ये एक कार्बोहाइड्रेट्स है। अब ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है वो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूं। हम कार्बोहाइड्रेट्स को अब क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई कर रहे हैं कैसे, डिफरेंट टाइप्स में, और वो टाइप्स देखिए आप कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट है उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब सिंगल यूनिट देने वाला मोनोसैकेराइड। सबसे पहली बात तो मोनोसैकेराइड क्या होगा, मोनोसैकेराइड होगा नॉन हाइड्रोलिजेबल कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोलेंगे हम इसे, नॉन हाइड्रोलिजेबल कार्बोहाइड्रेट। ऐसा क्यों बोला हमने, ऐसा हमने इसलिए बोला कि मोनोसैकेराइड हम किसे बोलते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को बोलते हैं जो सिंगल यूनिट ही हो, खाली क्या हो, सिंगल एक ही यूनिट हो, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसको और छोटे पार्ट्स में ना तोड़ सकें, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड बोलेंगे। तो मोनोसैकेराइड की पहली प्रॉपर्टी क्या है कि हम उसका हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, मतलब हम उसे और छोटे पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते। दूसरा, अगर ये मोनोहाइड्रोक्साइड कंटेन करे एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर ये कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप, अगर ये मोनोसैकेराइड है उसके अंदर क्या है, सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे एल्डोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्डोज। और अगर ये मोनोसैकेराइड क्या कंटेन कर रहा है, कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, क्या कंटेन करेगा, कीटोन ग्रुप, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कीटोस। हम इसे क्या बोलेंगे, कीटोस। अब इन दोनों के एग्जांपल देता हूं मैं। ऐसा मोनोसैकेराइड जो सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप ही प्रेजेंट हो जिसके अंदर, जिसे हम एल्डोज बोल रहे हैं, उसका एग्जांपल है आपके पास क्या, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, राइट। दूसरा, कंटेनिंग कीटोन ग्रुप, ऐसा मोनोसैकेराइड जो सिर्फ कीटोन ग्रुप कंटेन कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, कीटोज। उसका एग्जांपल क्या है, उसका एग्जांपल है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। बिल्कुल सही। अब आप बोलेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, जब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो। अब दोनों का फॉर्मूला सेम है तो हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके ऑप्टिकली एक्टिव होने से। पहली बात, अब ऑप्टिकली एक्टिव आप ऐसे तो देख नहीं सकते हो, तो आप क्या करेंगे, आप उसके स्ट्रक्चर से उसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो मैं अभी आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर ही बताने वाला हूं। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा आपके पास,
और जो की फ्रक्टोज का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कौन सा ग्रुप होगा, उसमें कीटोन ग्रुप होगा। देखिए मैं पहले बात कर रहा हूं किसकी, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज के कौन से स्ट्रक्चर की, नॉर्मल स्ट्रक्चर की। अभी हमने बात की, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या है C6H12O6। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CHOCHOH का होल 4 CH2OH। स्टूडेंट्स अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए एक कार्बन ये है पहला कार्बन और 4 कार्बन यहां ब्रैकेट के अंदर है, 1 और 4 5 और ये 6 कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गए, 12 हाइड्रोजन होंगे काउंट करेंगे आप, और कितने हो गए 6 ऑक्सीजन होंगे। ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है और ये भी ग्लूकोज का फॉर्मूला है। यहां पर आपको दिख रहा है कि सबसे पहले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं किसकी, फ्रक्टोज की, ये मैंने बात की किसकी, ग्लूकोज की, मैं यहां बात कर रहा हूं फ्रक्टोज की। देखिए फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जब मैं बनाऊंगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा। देखिए मैं बना रहा हूं यहां पर CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH, ध्यान से देखना, और यहां पर मैं ले रहा हूं CH2OH। मैंने क्या किया, मैं इसका होल क्यूब कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका क्या है, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। अभी मैं ये लीनियर या ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहा हूं दोनों की। ये भी क्या है, इसे भी हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे ग्लूकोज का। इसे भी हम क्या बोलेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे किसका, फ्रक्टोज का। जिसमें आपको क्लियरली दिख रहा है ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, तीसरा चौथा पांचवा और ये छठा कार्बन है। तो दूसरे कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको, कीटोन ग्रुप दिख रहा है, बिल्कुल सही। इन्हीं स्ट्रक्चर्स से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा ग्लूकोज होगा और कौन सा फ्रक्टोज होगा, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है। तो मैं बात कर रहा था कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले किसकी, मोनोसैकेराइड्स की। किसकी, मोनोसैकेराइड्स की। मोनोसैकेराइड जिसको हाइड्रोजेबल ना किया जा सके या जिसको और छोटी यूनिट में ना तोड़ा जा सके। हमारा सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज ही होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम C6H12O6। इसका भी देखोगे तो C6H12O6, ये भी फ्रक्टोज का भी वही है और ग्लूकोज का भी वही है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की, और वो कौन सा है, सेकंड नंबर पर हमारे पास कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर पर आता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स। क्या आता है, ओलिगोसैकेराइड्स। अच्छा ओलिगोसैकेराइड्स कहते किसे हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट्स, मैं आपको बता देता हूं, दोज carbohydrates which yield 2 to 10, 2 से लेकर के 10 क्या, मोनोसैकेराइड यूनिट्स। मोनोसैकेराइड यूनिट्स कब, ऑन हाइड्रोलिसिस। ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे सैकेराइड्स जिनको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं तो वो हाइड्रोलाइज करने पर 2 से लेकर के 10 यूनिट दे दें, किसकी, मोनोसैकेराइड्स की। मतलब 2 से लेकर के 10 तक या तो वो हमें क्या दे दें, ग्लूकोज दे दें, या हमें क्या दे दें, फ्रक्टोज दे दें, क्योंकि छोटे तो यही है कार्बोहाइड्रेट्स जिन्हें हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स
जो हमें क्या दे, 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स दे दें। कब? जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करें। किस पर? किसके साथ करें हाइड्रोलिसिस? हाइड्रोलिसिस हम हमेशा किसके साथ करते हैं? वाटर के साथ। वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ओलिगोसेक्राइड के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास डाइसेक्राइड भी आ सकता है। क्या आ सकता है? डाइसेक्राइड। ट्राइसेक्राइड भी होगा, ट्राइसेक्राइड। टेट्रासेक्राइड्स भी हो सकता है, टेट्रासेक्राइड्स। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा और लास्ट में आपका क्या है? डेका। नोना और डेका। अब ये किस किस पर डिपेंड करते हैं? ये डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स पर। अगर मैं बात करूं डाइसेक्राइड्स की तो वो हमें कितने हाइड्रोलाइज होने पर कितने मोनोसेक्राइड देगा? वो हमें देगा 2 मोनोसेक्राइड्स, राइट। अगर मैं ट्राइसेक्राइड की बात कर रहा हूं तो वो हाइड्रोलाइज होने पर क्या देगा हमें? वो हमें 3 मोनोसेक्राइड देगा। क्या देगा? 3 मोनोसेक्राइड्स। ऐसे ही टेट्रा हमें क्या देगा? टेट्रा हमें 4 मोनोसेक्राइड्स देगा। अब हम क्या करेंगे? हम डिटेल में क्या करेंगे? डाइसेक्राइड्स की डिटेल करेंगे। और डाइसेक्राइड का एग्जांपल क्या है? ये डाइसेक्राइड का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं डाइसेक्राइड के, एक मैं बात कर रहा हूं डाइसेक्राइड का जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हैं केन शुगर। क्या लेंगे? केन शुगर। एक हम करेंगे यहां पर माल्टोज, एक हम करेंगे यहां पर लैक्टोज। इन सब के डायग्राम्स करेंगे किसमें? जब हम डीप स्टडी करेंगे किसकी? डाइसेक्राइड्स की। डायग्राम्स भी करेंगे और इनके फॉर्मूले भी हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और हमें इनके रिएक्शन से ये भी पता लग जाएगा। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, केन शुगर को हम क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोलाइज करने पर सुक्रोज हमें क्या देता है? 2 मोनोसेक्राइड देता है, जिसमें से एक मोनोसेक्राइड आपका क्या होगा? ग्लूकोज, और दूसरा मोनोसेक्राइड आपका क्या होगा? फ्रक्टोज। और मैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस बता चुका हूं। तो यहां पर आपकी ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं आपको क्या कह रहा हूं, सबसे पहले हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की। ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स which on hydrolysis give carbohydrates या which contain aldehyde और ketonic group, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जिसमें पहला हमने क्या पढ़ा? मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जिनका हाइड्रोलिसिस ना हो सके, जिसका एग्जांपल मैंने आपको बताया ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सेम, बट स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग। जो ग्लूकोज है वो हमारा क्या होता है? उसे हम एल्डोज बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। और जो फ्रक्टोज है उसे हम क्या बोल सकते हैं? कीटोज बोल सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया है, राइट स्टूडेंट। फिर हमने बात की सेकंड क्लासिफिकेशन में ओलिगोसेक्राइड्स की। ओलिगोसेक्राइड्स मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनका आप क्या करें? हाइड्रोलिसिस करें तो वो हमें 2 से लेकर के 10 मोनोसेक्राइड्स तक दे दें। कब? जब हम उनका हाइड्रोलिसिस करें। तो उसमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ओलिगोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड है तो 2 मोनोसेक्राइड देगा, ट्राई है तो 3 देगा, टेट्रा है तो 4 देगा। इसी बिहाफ पर हम उन्हें अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं इसके अंदर, राइट। हमारे पास थर्ड जो कार्बोहाइड्रेट है वो कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगोसेक्राइड के बाद हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो कौन सा आता है? वो आता है हमारे पास पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? जो हाइड्रोलाइज होने पर बहुत सारे या लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड दे दे। तो हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे दोज कार्बोहाइड्रेट्स
those carbohydrates which on hydrolysis produces large number of monosaccharides units, राइट? उन्हें हम क्या बोलेंगे? पॉली। पॉली वर्ड जो मैंने आपको दिखाया यहां पर, पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या? मैनी, बहुत सारे। ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको अगर मैं क्या करूं, हाइड्रोलाइज करूं, तो वो क्या दे? लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स हमें दे दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम पॉलीसैकेराइड्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं, ये जो बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स होते हैं ना पॉलीसैकेराइड के अंदर, ये एक दूसरे से जुड़े कैसे होते हैं? देखिए, आप सभी ने पढ़ा है, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा कि अगर हम बात करें सेम ग्रुप्स की, किसकी बात करें? सेम ग्रुप्स की, या एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स की, तो वो एक ही जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो मोनोसैकेराइड हैं, अगर पॉलीसैकेराइड से मोनोसैकेराइड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एक ही जैसे मोनोसैकेराइड अगर हो गए, तो वो एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट होंगे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दे आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग टुगेदर, हम बात कर लेते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय लिंकिंग टुगेदर, एक साथ, किससे? ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स टुगेदर, ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, किसके थ्रू? थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बिल्कुल। अब आपका एक और डाउट आ गया होगा, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है? बहुत बढ़िया, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी। देखिए, ये जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, एक डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड देता है, तो वो जो दो मोनोसैकेराइड देगा, तो वो दो मोनोसैकेराइड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कौन सी लिंकेज के थ्रू? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू। और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है, वो मैं यहां आपको ड्रॉ करूंगा। पहले ड्रॉ करूंगा, फिर आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि जब दो या दो से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो जो बॉन्डिंग उन्हें जोड़ के रखती है ना, उसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स? तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी? पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स की, मैं यहां पर बात कर लेता हूं एग्जांपल्स की। किसके एग्जांपल्स की? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल्स की। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है? हम यहां पर पढ़ेंगे एग्जांपल में, पॉलीसैकेराइड में, स्टार्च। स्टार्च के हम दो कंपोनेंट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे एमाइलोज, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक हम पढ़ेंगे एमाइलोपेक्टिन। क्या पढ़ेंगे? एमाइलोपेक्टिन। ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मतलब दोनों ही पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा, एक हम क्या पढ़ेंगे? सेल्यूलोज, ये भी पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है। और दूसरा हम इसके साथ क्या पढ़ेंगे? इसके साथ हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोजन। ये तीनों जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। मतलब जब हम इनको हाइड्रोलाइज करेंगे वाटर के साथ, तो ये हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स देंगे, जो कि एक दूसरे से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती है। तो हमने अभी तक क्या किया है? हमने कार्बोहाइड्रेट्स किया और कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया। पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा ओलिगोसैकेराइड जिसके अंदर भी
डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, टेट्रासैकराइड्स, ये सब आते हैं एग्जांपल्स के साथ। और फिर हमने थर्ड किया पॉलीसैकराइड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलाइज होने पर लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स दें। और ये जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकराइड यूनिट्स हैं, ये जो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ये कौन सी बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं? ये भी आपका आईआईटी या जेईई मेंस का या नीट का क्वेश्चन हो सकता है स्टूडेंट्स। तो ये कौन सी लिंकेज हो सकती है? ये लिंकेज होगी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो किससे मिलकर के बने हुए होते हैं? मोनोसैकराइड से। तो हम उन कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो उसमें सबसे पहला जो कार्बोहाइड्रेट आता है वो क्या है? मोनोसैकराइड। देखिए अब बहुत अच्छे से और डीप डिटेल के साथ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मोनोसैकराइड्स की। और मोनोसैकराइड्स में भी सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है हम बात करेंगे ग्लूकोज की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब सबसे पहले बात आती है कि हम ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हमें याद रहता है, बहुत पहले से याद है, हो सकता है 5th या 6th क्लास से ही हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो। बट अभी तक हमें यह नहीं पता था कि ग्लूकोज का जो फॉर्मूला हम लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। मैं आज यहां पर बहुत सारे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बताने वाला हूं और आज की इस क्लास के बाद आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को नहीं भूलेंगे। ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं। देखिए बहुत इजी तरीके से आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा, दिमाग पे जोर नहीं लगाना, बस जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए कि मैं इसको किस तरीके से बना रहा हूं। मेरी वर्डिंग पे और मेरे हाथ दोनों पे बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन की। ग्लूकोज, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं प्रिपरेशन की। किसकी बात कर रहा हूं? प्रिपरेशन। तो ग्लूकोज किससे बन सकता है? ग्लूकोज डाइसैकराइड से भी बन सकता है, ग्लूकोज ट्राइसैकराइड से भी बन सकता है, ग्लूकोज ओलिगोसैकराइड के किसी भी टाइप से बन सकता है और ग्लूकोज पॉलीसैकराइड से भी बन सकता है। मतलब जो बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको मैं छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में तोड़ूंगा ना, और सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट क्या है? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। वो टूट के हमें क्या देंगे? ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। किसकी? प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज की। तो प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज में मैं सबसे पहली जो प्रिपरेशन आपको दे रहा हूं वो पहली प्रिपरेशन है फ्रॉम सुक्रोज। किससे है? फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सुक्रोज को हम केन शुगर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर। अभी मैंने डाइसैकराइड लिखा ना, थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, क्या? सुक्रोज या केन शुगर। अब बात आती है सुक्रोज या केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सुक्रोज और केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये फॉर्मूला होता है किसका? सुक्रोज या केन शुगर। इसको जब आप हाइड्रोलाइज करेंगे, अब कैसे हाइड्रोलाइज करेंगे देखिए मैं बताता हूं आपको। इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद, किसके साथ? सुक्रोज इज बॉइल्ड विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड, ग्लूकोज and fructose are obtained in equal या इक्विमोलर अमाउंट भी बोल सकते हैं या इक्वल अमाउंट भी बोल सकते हैं। ये कह रहा है कि जब आप सुक्रोज को बॉईल करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों एक साथ ऑब्टेन्ड होंगे आपको किसमें? इक्वल अमाउंट के अंदर। राइट। अब कैसे हाइड्रोलाइज कर रहे हैं और कौन से मीडियम में करना है? आपको करना है इन एसिडिक मीडियम। कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। देखिए हमारे पास
C12H22O11। ये क्या है? ये हमारे पास है सुक्रोज। इस सुक्रोज को मैं हाइड्रोलाइज कर रहा हूं किससे? वाटर से। किसकी प्रेजेंस में? H पॉजिटिव एसिड की प्रेजेंस में। क्या हो रहा है इसका हो रहा है हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा? यहां 2 हाइड्रोजन है, वो यहां आ जाएंगे और एक ऑक्सीजन यहां आ जाएगा। 2 कार्बन है ना, तो यहां से क्या होगा? 12 कार्बन है, तो ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6। इसमें एक आपका क्या बनेगा? एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा क्या बनेगा आपका? दूसरा बनेगा आपका फ्रक्टोज। दोनों इक्वल अमाउंट में बनेंगे। जब आप सुक्रोज को बॉईल करोगे एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ऑब्टेन्ड होंगे आपको किसमें? इक्वल अमाउंट के अंदर। यह है आपकी पहली प्रिपरेशन, क्या बनाने की? ग्लूकोज बनाने की। अभी तो यहां पर फ्रक्टोज भी बन रहा है, तो उसकी भी बात हो गई, राइट। बट हम मेन तो प्रिपरेशन किसकी कर रहे थे? हम मेन प्रिपरेशन कर रहे थे ग्लूकोज की। तो आपको ग्लूकोज मिला पहला किससे? सुक्रोज से, या हम इसे क्या बोल सकते हैं? केन शुगर बोल सकते हैं। दूसरी जो प्रिपरेशन है आपकी, वो दूसरी प्रिपरेशन आपको मिलेगी किससे? हम ग्लूकोज को बनाएंगे किससे? स्टार्च से। सेकेंड प्रिपरेशन है हमारी फ्रॉम स्टार्च। अब जब हमें ग्लूकोज मिल ही जाता है केन शुगर से, तो स्टार्च से बनाने की क्या जरूरत पड़ी? कमर्शियल स्केल पर। इस चीज को ध्यान रखिए। क्यों? स्टार्च से हम कैसे बनाते हैं? कमर्शियली मतलब लार्ज स्केल पर। कमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस। Glucose is obtained by hydrolysis। किसका? Hydrolysis of starch by boiling it of starch by boiling it किसके साथ? Boiling it with dilute H2SO4 at 393 केल्विन। क्या? टेम्परेचर। और उसके साथ आपने क्या लेना है? 2 और या एंड 2 to 3 बार प्रेशर। मतलब दूसरी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं ग्लूकोज की। किससे कर रहे हैं? स्टार्च से कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉमर्शियल स्केल पर ग्लूकोज बनाना है। तो ग्लूकोज को कॉमर्शियली हम प्रिपेयर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोलिसिस करते हैं। किसका? स्टार्च का। उसे बॉईल कर देते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ एट 393 केल्विन टेम्परेचर पर, और 2 से लेकर के 3 बार एट प्रेशर पर, राइट। अब हम बात करेंगे रिएक्शन की। तो रिएक्शन क्या कहता है? सबसे पहले तो हमें स्टार्च का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5। इसको अगर आप होल एन कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? स्टार्च, राइट स्टूडेंट्स। ये स्टार्च का भी फॉर्मूला है और ये सेल्यूलोज का भी फॉर्मूला है। बात को बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मैंने होल एन किया है, तो हमें हाइड्रोलाइज करने के लिए एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। और जब हम एन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमें क्या करना है? यहां पर हमें यहां लेना है डाइल्यूट H2SO4। कितने पर? 393 केल्विन टेम्परेचर और 2 से 3 बार प्रेशर। तो आप देखेंगे आपके पास n नंबर ऑफ ग्लूकोज ही बनेगा बस खाली। C6H12O6 क्या बना?
ग्लूकोज ग्लूकोज ही मिलेगा। ये आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्योर ग्लूकोज बनाने के लिए भी ये प्रिपरेशन आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्च और सेल्यूलोज से सिर्फ ग्लूकोज मोनोसेक्राइड ही मिल सकता है, फ्रक्टोज नहीं मिलेगा। जैसा कि किससे मिल रहा था, केन शुगर से। केन शुगर से 50-50% मिल रहा था, 50% ग्लूकोज मिल रहा था, 50% फ्रक्टोज मिल रहा था। अगर मुझे सिर्फ ग्लूकोज ही चाहिए तो मुझे फ्रक्टोज हटाना पड़ता ना, इसीलिए हमने दूसरी प्रिपरेशन किससे की, हमने दूसरी प्रिपरेशन की स्टार्च से। कॉमर्शियल लेवल भी हम इसे इसीलिए बोलते हैं कि जितनी भी यूनिट्स हमें मिलेंगी वो सब किसकी मिलेंगी, ग्लूकोज की ही मिलेंगी। राइट स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज की प्रिपरेशन। किससे, डाइसेक्राइड से भी थी मैंने पहले एक, क्योंकि हमारा सुक्रोज क्या था, डाइसेक्राइड का एग्जांपल था। और स्टार्च और सेल्यूलोज क्या है, ये पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल्स हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज हमने प्रिपेयर कर लिया, अब हम बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज और ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। राइट, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है। क्या है, ग्लूकोज को आप क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज, अब जब एल्डोहेक्सोज आप सुनते हैं तो एल्डोहेक्सोज क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, बिकॉज इट हैज aldehyde group and 6 carbon atoms, 6 carbon atoms। एल्डो मतलब एल्डिहाइड, हेक्सोज, हेक्स मतलब 6, क्या 6 कार्बन एटम्स, इसीलिए हम ग्लूकोज को क्या बोल सकते हैं, एल्डोहेक्सोज भी बोल सकते हैं। हम इसे डेक्स्ट्रोज भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेक्स्ट्रोज। अब वो डेक्स्ट्रोज क्यों, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब ये लीवो और डेक्स्ट्रो क्या होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा डिटेल में। अभी आप ध्यान रखिए, ग्लूकोज को हम एल्डोहेक्सोज बोलते हैं क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, वो आपको पता लगेगा इसके रोटेशन से, मगर उसके लिए आपको पहले इसका हॉवर्थ स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अभी हम धीरे 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 कहां आ रहे हैं, इसके हॉवर्थ स्ट्रक्चर पर ही चलेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी और क्या है ग्लूकोज की, ये एक मोनोमर है। किसका, इट इज ए मोनोमर ऑफ, किस किस का मोनोमर हो सकता है ये मोनोमर हो सकता है किसका, स्टार्च का मोनोमर हो सकता है, ग्लाइकोजन का मोनोमर हो सकता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इन तीनों को अगर आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है आपको, ग्लूकोज ही मिलेगा। तो ग्लूकोज इन तीनों का क्या हो सकता है, मोनोमर। मोनोमर किसे कहते हैं, एक यूनिट है पॉलीमर, उसके अंदर आप जब पढ़ेंगे मोनोमर का मतलब होता है, अगर आप जहां भी बैठ के ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप किसी हॉल में या किसी हॉल के पास या किसी वॉल के पास बैठे होंगे, वो वॉल जो बनी हुई है उस वॉल को बनाने के लिए बहुत सारी छोटी 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 ब्रिक्स की जरूरत पड़ती है। उन ब्रिक्स को हम कनेक्ट करके बॉन्डिंग बना करके क्या बना देते हैं, एक पूरी वॉल बना देते हैं। ऐसे ही उन ब्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वहां पर मोनोमर बोलेंगे, और वो बॉल क्या कहलाएगी, पॉलीमर कहलाएगी। राइट, ऐसे ही जब मैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज की बात करूंगा तो ये भी किससे मिलकर के बने होते हैं, मोनोमर। और इनका मोनोमर क्या होता है, इनका मोनोमर होता है ग्लूकोज। मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स मिलकर के
क्या बनाती हैं? ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेल्यूलोज बनाती हैं। और ग्लूकोज एक अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। इट इज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट स्टूडेंट? तो ये ग्लूकोज की 3 प्रॉपर्टीज हैं, जिसके साथ मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूं। मैंने आपको बता दिया है अभी। एक होता है एल्डिहाइड ग्रुप, फिर हमारे पास CHOH का होल 4 और फिर CHOH। अगर आप देखेंगे, यहां मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, तो यहां पर पहला और 4 कार्बन यहां और ये 6 कार्बन, तो यहां पर 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप। राइट? और अगर आप मिडल में देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 4 क्या? सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। और अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। ग्लूकोज में क्या क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है जो प्रेजेंट होता है फर्स्ट कार्बन पर। 4 सेकेंडरी एल्कोहल होते हैं। ये जो सेकेंडरी एल्कोहल है, अब सेकेंडरी एल्कोहल आपको पता होगा, ऑर्गेनिक जब आप कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में आपको सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन ये पता होगा। जब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से बॉन्ड बना रहा होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बोलते हैं। तो यहां पर आप एज्यूम करें, देखिए ये वाला कार्बन इधर भी बॉन्ड बना रहा है और इधर भी, तो ये जितने भी कार्बन है 4 कार्बन, वो 4 के 4 क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप कहलाएंगे। और एक ये क्या है? ये सिर्फ इसी के साथ एक के साथ बनाएगा ना, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। राइट? हम अगर बात करें एल्कोहल के स्ट्रक्चर की, प्रॉपर्टीज हम थोड़ी सी बाद में कर लेते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं एल्कोहल के स्ट्रक्चर की। कौन से एल्कोहलिक स्ट्रक्चर की? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की। ग्लूकोज को एल्कोहलिक क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसके अंदर एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। देखिए आपको करना क्या है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते टाइम, मैं अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर बता रहा हूं आपको। ओपन चेन स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले क्या काम कीजिए? 6 कार्बन्स को अरेंज कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। कुछ नहीं करना आपने। आप क्या कर रहे हैं? आप तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कर रहे हैं। जैसे मैं बना रहा हूं इस तरीके से फॉलो करेंगे 1 या 2 बार, ऑटोमेटिकली आपको ये माइंड में आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स? देखिए मैंने यहां क्या किया, 6 कार्बन्स को कनेक्ट कर दिया और उनको नंबरिंग दे देता हूं मैं ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 5 6। राइट? अब आपने क्या करना है? आपको इतना तो याद हो ही गया है कि ग्लूकोज के जो पहला वाला कार्बन होता है उस पर क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइट? और जो लास्ट वाला 6th कार्बन होता है उस पर क्या होता है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है, मतलब CH2OH। ये हो गया। अब आपने करना क्या है? सिर्फ आप 3rd कार्बन को याद रखिए। किसको याद रखना है? 3rd कार्बन को। सिर्फ और सिर्फ 3rd कार्बन पर लेफ्ट हैंड साइड को OH होगा और इधर H होगा। मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आपको समझ में आने वाला है। सिर्फ 3rd कार्बन पर, चाहे मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं चाहे आगे फ्रक्टोज का बनाऊंगा, उसमें भी यही चीज ध्यान रखना। सिर्फ 3rd कार्बन पर आपको याद रखना है कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो आपने कहां लगाना है? लेफ्ट हैंड साइड में लगाना है। बाकी हर कार्बन पर राइट हैंड साइड में एल्कोहलिक ग्रुप लगाएंगे आप, OH OH और OH, और इधर क्या आ जाएगा? H H और H। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। कितनी? कार्बन की वैलेंसी होती है 4 बॉन्ड बनाने की। अगर मैं यहीं पर ये बनाता हूं तो 3 ही बॉन्ड होते हैं, तो एक बॉन्ड किससे पूरा किया मैंने? हाइड्रोजन से पूरा किया। आपको ध्यान में क्या रखना है? आपको 6 कार्बन लीनियरली कनेक्ट करने हैं और नंबरिंग देने के बाद
आपको मतलब है किससे? फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ कार्बन से। फर्स्ट, थर्ड और सिक्स्थ में पहले पर एल्डिहाइड ग्रुप लगाएंगे आप, थर्ड पर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में OH एल्कोहलिक ग्रुप लगाएंगे, बाकी सब में एल्कोहलिक ग्रुप कहां आ रहा है? राइट हैंड साइड में आ रहा है। राइट स्टूडेंट, बात समझ में आ गई? ये तो था ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या है? ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसका? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। बट मैं यहां पर बात करूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया, मैं साथ के साथ आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी बता देता हूं, क्योंकि उसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होता है, और वो आपने कैसे करना है वो देखिए। आप देखिए, आपने, मैं यहां बात कर रहा हूं फ्रक्टोज की। किसकी बात कर रहा हूं? फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज के भी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ही होता है। अब आपको ऑटोमेटिकली डिफरेंस समझ में आ जाएगा इसमें और इसमें। उसमें भी क्या करना है आपने? 6 कार्बन कनेक्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, राइट। इन 6 कार्बन को आप नंबरिंग दे दीजिए ऊपर से नीचे की तरफ, 1 2 3 4 5 6, राइट। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ग्लूकोज में पहले कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप था, फ्रक्टोज के अंदर पहले कार्बन पर भी प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप लगाना है, और 6 पर तो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप ग्लूकोज में भी था। ये तो आपको करना ही करना है। फ्रक्टोज में फर्स्ट और 6 पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट करना है। हो गया कनेक्ट? उसके बाद सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड O, मतलब मैंने आपको बताया था कि फ्रक्टोज को कीटोज भी बोलते हैं। ये आपका कौन सा ग्रुप है? ये आपका कीटोन ग्रुप है, जो आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये क्या है? फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, और कीटोन के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? कीटोन, राइट। आगे चलते हैं। अब देखिए, थर्ड कार्बन आ गया। थर्ड कार्बन पर क्या करना है? मुझे पता है, आपको याद है, ऑलरेडी पहले से कि थर्ड कार्बन पर एल्कोहलिक ग्रुप कहां आएगा? लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या आएगा? हाइड्रोजन। बाकी क्या बचे? 2 कार्बन। उन 2 कार्बन पर आपने सेम राइट हैंड साइड ही एल्कोहलिक ग्रुप कनेक्ट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड क्या लगाएंगे? हाइड्रोजन लगाएंगे। बन गया आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर। किसका? फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये हो गया, और ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर ये हो गया। राइट स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला सेम है। देखिए 6 कार्बन है, यहां भी अगर मैं बात करूं तो C6H12O6, और यहां भी मैं बात करूं तो C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई दे रहा है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और फ्रक्टोज के अंदर सेकंड कार्बन पर कीटोन प्रेजेंट है, और उसको किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आपको उसे रिप्रेजेंट करना है वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया, राइट। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। किसकी? ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। ग्लूकोज के 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक अल्फा डी पॉजिटिव और एक बीटा डी पॉजिटिव। और वो बनते कैसे कैसे हैं वो देखिए। हेडिंग क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, जिन्हें हम साइक्लिक हेमी एसिटल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे? हेमी एसिटल या हेमी कीटल। अब आपने करना क्या है? देखो, आपको एक चीज याद रखनी है। पहला वाला जो कार्बन है
इसको मैं इस तरीके से लिख रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, इस कार्बन पर C डबल बॉन्ड O और H है, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप ही, अभी भी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। क्या है ये? एल्डिहाइड ग्रुप ही है। बट ये कौन सा कार्बन है? ये कार्बन है फर्स्ट। आपने क्या करना है, इसकी दो फॉर्म बनेंगी, और दो फॉर्म कैसे बनेगी? आपने इस कार्बन और ऑक्सीजन के जो एक बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देंगे। किसको ट्रांसफर करने हैं? ऑक्सीजन को। जैसे ही ये बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम हो जाएगा और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब आप कहां आएंगे? फिफ्थ कार्बन पर आएंगे। फिफ्थ कार्बन में से OH वाला जो एक ग्रुप है, इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे यहां से, और ये हाइड्रोजन कहां चला जाएगा? ये हाइड्रोजन चला जाएगा सीधा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। किसके पास? ऑक्सीजन के पास। और ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड किससे कनेक्ट कर लेगा? कार्बन से बॉन्ड बना लेगा। और कैसे बनाएगा? देखिए ध्यान से, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इसको कनेक्ट कर रहा हूं दोनों तरफ। अगर मैं यहां ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 कार्बन पर तो आपका प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ही है, और ये आपका क्या है? फर्स्ट कार्बन। इस फर्स्ट कार्बन पर भी इस तरफ क्या लगा हुआ था? हाइड्रोजन, और इस तरफ ऑक्सीजन के साथ क्या कनेक्ट हो गया? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया, तो क्या हो गया? OH। ये O तो H के साथ क्या बन गया? OH बन गया। अब बचा ये O और ये C कनेक्ट करना है। वो कैसे कनेक्ट करेंगे आप? ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहां से ये O और ये फिफ्थ कार्बन से क्या हो जाएगा? आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप दोबारा देखिए, मैं दोबारा बता देता हूं। ये हाइड्रोजन चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो यहां हो गया OH। जब यहां से ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया था, तो इस कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड बना रहा है कौन सा? ये वाला ऑक्सीजन, क्योंकि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? कम हो गई। तो ये कैसे बॉन्ड बना रहा है? डायरेक्ट यहां पर बॉन्ड बना रहा है पहले कार्बन से, और बाकी सब कुछ एज इट इज ही है आपका जैसा है, क्योंकि ये पहला है और सेकंड पर OH इधर, H इधर। अब आ गया थर्ड कार्बन, तो थर्ड पर OH कहां होता है? लेफ्ट हैंड साइड, और H यहां होता है। फोर्थ पर OH और H, और यहां H था। ये आपकी जो फॉर्म बनी, जिसको आप याद रख सकते हैं किस तरीके से? OH कहां आ रहा है? OH आ रहा है राइट हैंड साइड में, ये वाला। तो हम इसे क्या बोलेंगे? अल्फा डी पॉजिटिव क्या? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, या इसे हम पायरेनोज भी बोल सकते हैं। कौन सा? हम इसका नाम दे सकते हैं अल्फा डी पॉजिटिव क्या? ग्लूको पायरेनोज। बहुत सिंपल, और याद भी रखना है आपने, ये इसकी कौन सी फॉर्म हो गई? अल्फा फॉर्म हो गई। अब ये कैसा हो सकता था? ये ऐसा भी हो सकता था कि ये OH इधर आ जाए और H इधर चला जाए, बस। तो करना क्या है आपने? यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 पर तो यही है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और फर्स्ट पे इधर H कर दीजिए और इधर OH कर दीजिए। सेकंड पर OH यहां है और H यहां है। थर्ड पर OH तो इधर था ही, H इधर है। फोर्थ पर OH यहां और H यहां। फिफ्थ पर ये H है, और ये फिफ्थ किससे कनेक्ट है? फर्स्ट कार्बन से कनेक्ट है। ये जो आपकी फॉर्म बनी, जिसमें OH कहां आ रहा है? OH आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो आप इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बीटा डी पॉजिटिव क्या? ग्लूकोज। या आप क्या बोल सकते हैं इसको? आप बोल सकते हैं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज। बहुत इजी, बहुत सिंपल। ये दोनों की दोनों इसकी क्या है? साइक्लिक फॉर्म्स हैं। इन्हीं साइक्लिक फॉर्म्स को आप एक दूसरे रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में जब दिखाएंगे, तो उन्हीं रिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर। और जब एक ओपन चेन ग्लूकोज से ये दो अल्फा और बीटा वाली फॉर्म बनती हैं, तो इन दोनों के बनने की परसेंटेज अलग अलग होती है।
अल्फा वाला 36% बनता है और बाकी बचा हुआ कितना बच गया आपके पास 64% बीटा फॉर्म बनती है। मतलब बीटा फॉर्म ज्यादा बनती है और अल्फा फॉर्म आपकी क्या बनती है, कम बनती है। तो स्टूडेंट्स आपको आज हमने बात की कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया, जिसमें हमने पहले मोनोसेक्राइड के एक एग्जाम्पल जो कि ग्लूकोज है उसकी प्रिपरेशन की बात की, और प्रिपरेशन के बाद मैं आपको बता रहा हूं उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर और साइक्लिक स्ट्रक्चर। बट इससे आगे इस ग्लूकोज का मैं आपको फाइनली एक और स्ट्रक्चर बता देता हूं जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। मैं वो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपको 1 बाय 1 बताता हूं कि किस तरीके से बनेगा और आपने किस तरीके से बनाना है, राइट। पहले मैं अल्फा फॉर्म की बात कर लेता हूं। किसकी बात कर लेता हूं, ये आपका क्या है, अल्फा ग्लूकोज है ना, और ये आपका क्या है, बीटा ग्लूकोज। तो मैं दोनों का रिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम बोलेंगे ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर, हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट। बहुत इजी और बहुत सिंपल। बस मैं आपको जो बोल रहा हूं उन डिक्टेशन वर्ड्स को आप ध्यान से सुनिए और यहां मेरे हाथ को देखिए, मैं मार्कर से किस तरीके से उसे बना रहा हूं, ध्यान देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 6 कार्बन से। किससे स्टार्ट कर रहा हूं, 6 कार्बन से। और एक चीज बता दूं मैं आपको पहले, जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप राइट हैंड साइड में, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो अल्कोहलिक ग्रुप राइट हैंड साइड में है वो नीचे की तरफ जुड़ेंगे आप, और जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर की तरफ जुड़ेंगे। राइट हैंड साइड वाले नीचे और लेफ्ट हैंड साइड वाले ऊपर। अब देखिए, मैं सबसे पहले ले रहा हूं 6th कार्बन। मैंने यहां लिया 6th कार्बन CH2OH। ये 6th कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन से। ये 6th कार्बन जुड़ा हुआ है इस 5th कार्बन से, जिस 5th कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, राइट। जुड़ने के बाद इसी 5th वाले कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन यहां जोड़ दिया मैंने, और ये 5th वाला कार्बन एक 4th कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये मैंने यहां लिया इसका 4th कार्बन। इस 4th वाले कार्बन पर आप ध्यान से देखेंगे H लेफ्ट हैंड साइड में है। लेफ्ट हैंड साइड में है तो मतलब H जोड़ना है ऊपर, और OH राइट हैंड साइड में है तो OH जोड़ना है नीचे। जुड़ गया। ये 4th वाला कार्बन 3rd कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया आपके पास यहां 3rd कार्बन। ये इस 3rd कार्बन पे OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो OH कहां आएगा, ऊपर, और H कहां आएगा, नीचे। ये 3rd कार्बन जुड़ा हुआ है 2nd कार्बन से, मतलब यहां आ जाइए 2nd कार्बन है ये। इस 2nd कार्बन पर H लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब H जुड़ेगा ऊपर और OH आएगा नीचे। हो गया। और ये 2nd कार्बन जुड़ा हुआ है किससे, 1st कार्बन से। ये आपका 1st कार्बन, और 1st कार्बन पर OH कहां है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब OH आएगा नीचे और H आएगा ऊपर। और ये 1st कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, 5th कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, ये जुड़ गया। ये आपका हॉवर्थ स्ट्रक्चर है, कौन सा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, या जिसे आप क्या बोल सकते हैं, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनोज, राइट स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, हॉवर्थ स्ट्रक्चर कहलाता है। बहुत आसान, बहुत इजी। आपको ओपन चेन से पहले ये स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, और इस स्ट्रक्चर से आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, जो राइट हैंड साइड पे हैं वो नीचे की तरफ जुड़ेंगे, और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उन्हें आपने ऊपर कनेक्ट करना है बॉन्ड के साथ। ठीक है, अभी हम बताते हैं। मैं बात कर रहा हूं बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की। एक बार और आपको रिवीजन हो जाएगा। देखिए, मैं दोबारा से बता देता हूं बीटा डी वाला ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर, राइट। देखिए, हम बात कर रहे हैं कहां से, 1 2 3 4 5 6। हम 6 कार्बन से स्टार्ट करेंगे। 6 कार्बन कहां आएगा, यहां पर CH2OH, ये 6 कार्बन है। 6 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है,
फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या है, फिफ्थ कार्बन। और फिफ्थ कार्बन पर क्या कनेक्ट करना है, एक तो हाइड्रोजन कनेक्ट करना है जो यहां कनेक्ट कर दिया, और एक तरफ आपने क्या करना है, ऑक्सीजन कनेक्ट करना है, ये वाला ऑक्सीजन कनेक्ट कर दिया। और एक तरफ ये फिफ्थ कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, फोर्थ कार्बन से, तो फोर्थ कार्बन आ गया आपका ये। और फोर्थ कार्बन पर OH कहां है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है तो OH कहां आएगा, ऊपर, सॉरी OH कहां आएगा, राइट हैंड साइड वाला नीचे, और H कहां जुड़ा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड, तो H कहां आएगा, ऊपर। हो गया। अब ये फोर्थ किससे जुड़ा हुआ है, थर्ड से, यहां आ जाइए, ये रहा थर्ड कार्बन। थर्ड पर OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड मतलब OH आएगा ऊपर और H आएगा नीचे। थर्ड कार्बन के बाद कौन से जुड़ा हुआ है, सेकंड से, सेकंड पर OH किधर है, राइट हैंड साइड, मतलब H ऊपर आएगा और OH कहां आएगा, नीचे। राइट हैंड साइड वाले सब कहां आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। फिर ये सेकंड किससे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट कार्बन से, और फर्स्ट कार्बन पर OH कहां है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो OH जाएगा अब ऊपर और H आएगा नीचे। और ये फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, O के थ्रू फिफ्थ से जुड़ा हुआ है, तो O के थ्रू फिफ्थ से जुड़ा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, या आप इसे क्या बोलेंगे, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज। राइट स्टूडेंट्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं ग्लूकोज का हॉवर्थ स्ट्रक्चर या हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहां पर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन और बताने वाला हूं जो आपसे नीट के अंदर या जेईई मेंस के अंदर या आईआईटी के अंदर वो छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। क्या है वो, आपसे पूछा जा सकता है, आपसे हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से रिलेटेड पूछा जाएगा। पायरेन किसे कहते हैं, क्या किसे कहते हैं, पायरेन। और पायरेन का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पायरेन एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है, इट इज ए साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसके साथ, with one oxygen atom, with one oxygen atom and one oxygen atom and 5 carbon atoms in the ring, and 5 carbon atoms in the ring। और वो स्ट्रक्चर क्या है पायरेनोज का या पायरेन का, वो स्ट्रक्चर है, आप ऐसे बनाएंगे, ऑक्सीजन को कनेक्ट करेंगे ऐसे, इस तरीके से, और यहां पर देखिए ध्यान से, ये एक ऑक्सीजन है और यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है और यहां भी कार्बन है। 5 कार्बन हो गए, मतलब CH2 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 CH2। अब आपने करना क्या है, यहां पर CH ही छोड़ना है आपने। क्यों, क्योंकि मैं यहां डबल बॉन्ड लगा रहा हूं। तो ये आपका जो पायरेन है, मैं क्लियरली आपको दिखाऊं यहां पर, तो पायरेन आपने बनाना है इस तरीके से, ये ऑक्सीजन कनेक्ट करना है ऐसे। अब अगर आप, ये आपका डिटेल स्टडी के साथ है और ये फाइनल स्ट्रक्चर है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, ये पायरेन का स्ट्रक्चर है, जिसे आप बोल सकते हैं कि ये एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तीनों प्रेजेंट है इसके अंदर, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं। और साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जहां से स्टार्ट है वहीं पर कनेक्ट हो रहा है, रिंग बन रही है, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, साइक्लिक भी बोल रहे हैं। तो एक साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक ऑक्सीजन एटम हो, ये रहा एक ऑक्सीजन एटम, और 5 कार्बन एटम हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम किसमें, रिंग में प्रेजेंट हो, रिंग में, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पायरेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायरेन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम बात करें, जो हमने 2 फॉर्म बनाई, किसकी, ग्लूकोज की, कौन सी, जिसका मैंने आपको हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बना के दिया। ये रिंग है ग्लूकोज की, जिसे हम क्या बोलते हैं,
हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज या रिंग या साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं। इन्हें हम दोनों फॉर्म्स को क्या बोलेंगे? इन दोनों फॉर्म्स को हम एनोमर्स भी बोलते हैं। मतलब आप इन्हें डिफाइन कर सकते हैं कैसे? टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच डिफर ओनली इन कॉन्फ़िगरेशन। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन? कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन फर्स्ट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। और ऐसी आइसोमेरिक फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा फॉर्म को एनोमर्स बोलते हैं। मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने ये अभी आपकी कौन सी फॉर्म बना रखी है? ये मैंने हॉवर्थ स्ट्रक्चर की बना रखी है आपकी बीटा। कौन सी? बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। मैं इसी के साथ अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी बना देता हूं। देखिए CH2OH CHC, यहां पर H और OH, ये C OH H C H and OH C H and OH, यहां ऑक्सीजन के साथ। देखिए मैंने फटाफट से बनाया। आपको पता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है। आपको पहले एक दो बार प्रैक्टिस करनी है इन स्ट्रक्चर्स को बनाने की। किससे? पहले आप ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर ग्लूकोज का ही रिंग भी बनाएंगे वहीं की वहीं, और फिर उस रिंग से राइट एंड लेफ्ट को ध्यान में रखते हुए फिर आप ये वाला रिंग वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे आप हॉवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बोल रहे हैं, राइट? तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा एक दो बार बनाने के बाद कि कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे कनेक्ट करना है और कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर कनेक्ट करना है। बस आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी? अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले कार्बन पर OH कहां है? नीचे। और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज की बात करूं तो पहले कार्बन पर OH कहां है? ऊपर। तो देखो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आ रहा है, मैंने आपको बोला कार्बोहाइड्रेट्स किसे कहते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। ये ऑप्टिकली एक्टिव ही हो गए। एक में OH नीचे है तो एक में OH ऊपर है। किस कार्बन पर? जिस कार्बन पर ये ऑप्टिकली एक्टिव हो रहे हैं उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। ये जो पहला वाला कार्बन कहलाएगा ना, ये कौन सा कार्बन कहलाएगा? एनोमेरिक कार्बन कहलाएगा। इसी एनोमेरिक कार्बन पर OH जो एक पे ऊपर लगा हुआ है एक पे नीचे लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये दो फॉर्म्स बन रही हैं। इन्हीं दोनों फॉर्म्स को अल्फा और बीटा को हम क्या बोलते हैं? एनोमर्स बोलेंगे। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। एनोमर्स, टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज differ only in configuration of hydroxyl group at carbon first is called anomeric carbon. Such isomers जो कौन से हैं? अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, उन्हें क्या बोलते हैं हम? उनको हम एनोमर्स बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हमने क्या किया? आज की क्लास में हमने सबसे पहले बायोमोलिक्यूल जो हमारी यूनिट है, कौन सी? 14th यूनिट, उस 14th यूनिट का एक टॉपिक लिया कार्बोहाइड्रेट्स। उस कार्बोहाइड्रेट को समझा, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड जो ओलिगोसेक्राइड के अंदर आता है और पॉलीसेक्राइड्स, सबके एग्जांपल्स हमने किए। फिर हमने प्रिपरेशन स्टार्ट की, किसकी? मोनोसेक्राइड की। कौन से मोनोसेक्राइड की? ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की। जो प्रिपरेशन हमने दो तरीके से की। एक प्रिपरेशन हमने केन शुगर से की जिसमें दो मोनोसेक्राइड मिलते हैं हाफ हाफ पोर्शन में, एक ग्लूकोज भी मिलता है और एक फ्रक्टोज भी मिलता है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है, बट दोनों को, एक को एल्डोज बोलते हैं और एक को कीटोज बोलते हैं, क्योंकि एक के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और एक के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है। दोनों में डिफरेंस हो गया। स्ट्रक्चर में हमने डिफरेंस किया। प्रिपरेशन दूसरी हमने किससे की? स्टार्च से। हम सेल्यूलोज से भी बना सकते थे, क्योंकि स्टार्च, सेल्यूलोज या ग्लाइकोजन हो, ये तीनों के तीनों क्या देते हैं हमें? मोनोमर देते हैं। कौन सा? ग्लूकोज। इसीलिए इनसे जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो वो हमारी कौन सी प्रिपरेशन होती है?
कॉमर्शियल प्रिपरेशन कहलाती है। कॉमर्शियल लेवल पर हम ग्लूकोज किससे बनाते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज से ही बनाते हैं। आज का लेक्चर ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका यहां तक का टॉपिक, कहां तक? हार्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तक आपका बिल्कुल एक्सप्लेन होने वाला है। मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज लेके आऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। बट आज वाला जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस इंटरनली या बड़े बड़े क्वेश्चंस भी, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव द ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें आपको पूरा बताना पड़ेगा, एग्जांपल्स के साथ बताना पड़ेगा, राइट? या किसी एक के बारे में भी पूछा जा सकता है। मैं अभी आगे बताऊंगा। अभी कार्बोहाइड्रेट्स खत्म नहीं हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का सिर्फ क्लासिफिकेशन किया है और हमने पहला कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल किया है जिसमें हमने ये स्ट्रक्चर किया है। कौन सा? हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जिन्हें हम रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि अब आगे इस यूनिट के अंदर जो भी कुछ होगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, वो सब किसकी वजह से होगा? वो सब इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से ही होगा। आपको एक बार ये स्ट्रक्चर समझ में आ गए तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बीच में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज, बहुत अच्छी, क्या? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जो पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड्स है ना, जिनसे हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, तो वो मोनोसेक्राइड्स कैसे जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे से, वो भी आपको यही लेक्चर बता रहा है। वो कौन सी लिंकेज से जुड़े होते हैं? वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं। अभी तक मैंने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपको बोर्ड पे करके नहीं दिखाई है। नेक्स्ट लेक्चर पे आप बहुत ध्यान देंगे अगर आप ये लेक्चर अच्छे से समझेंगे तो, और उसको बहुत अच्छे से समझने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स में आपका कोई भी इवन एक सिंगल डाउट भी नहीं बचने वाला है। तो सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? हार्वर्ड स्ट्रक्चर, क्योंकि हार्वर्ड स्ट्रक्चर आप जब करेंगे तभी आप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो मैं करके दिखाऊंगा आपको, उसको आप तभी समझ पाएंगे, राइट स्टूडेंट्स? तो आज हमने क्या किया? आज हमने ग्लूकोज को प्रिपेयर किया, नॉर्मल मतलब लेबोरेटरी मेथड भी और कमर्शियल मेथड। ग्लूकोज के बारे में हमने बात की। ग्लूकोज को हम क्या बोलते हैं? एल्डोहेक्सोज बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप और 6 कार्बन प्रेजेंट होती है। छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आईआईटी, जेईई मेंस और नीट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ना, ये नीट के अंदर भी आता है और जेईई मेंस के अंदर भी आता है। बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर के अंदर, राइट स्टूडेंट? और इस लेक्चर को लाइक करना ना भूलें। बहुत अच्छे से मैंने आपको आज हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज तक ये लेक्चर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट लेक्चर, इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। गुड लक।